गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 18 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो उसके बारे में हम आज पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इससे पहले हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन चरित्र तथा उनका जो ये पाठ दिया गया है इस पुस्तक में, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके विषय में हमने पढ़ लिया है। तो आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये पूरा दिया है कि इनका जन्म 14 अप्रैल को हुआ था, मध्य प्रदेश के इंदौर के पास गांव में हुआ था। माता भीमबाई थी, इनके पिता रामजी मालोजी थे। ठीक है, इनका विवाह रमाबाई से हुआ था, 1906 में हुआ था। दूसरा विवाह सविता अम्बेडकर से 1948 में हुआ था। और फिर जो है यानी 1954 से 55 के समय इन्हें बहुत सी बीमारियों ने घेर लिया था। 6 दिसंबर 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जब मृत्यु हुई थी तब ये दिल्ली में रहते थे और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म अपनाने के कारण यानी ये बौद्ध धर्म को मानते थे, तो इनका जो दाह संस्कार किया गया था बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार किया गया था। ठीक है, तभी वो इसके बाद जो है इन्होंने देश के लिए क्या कुछ किया, तो वो सब था। या जाति प्रथा छुआछूत को मिटाने के लिए इन्होंने कई आंदोलन भी किए थे और इन्हें जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में पहली बार लॉ मिनिस्टर भी बनाया गया था और 1990 में इन्हें देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। फिर हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके बारे में भी पढ़ा और समझा। तो आज हम पढ़ते हैं, इसका आगे का भाग है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। ठीक है, अब आदर्श समाज कहते हैं कि आज जाति प्रथा से मुक्त एक आदर्श समाज की जरूरत है, जिसमें जाति प्रथा छुआछूत का कुछ भी ना हो, कोई मानता ना हो इसको, यानी जाति प्रथा के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाता हो किसी से भी। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। स्वतंत्रता यानी स्वतंत्रता का अधिकार वैसे दिया गया है संविधान में। स्वतंत्रता का अधिकार के व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, कोई भी काम करने की स्वतंत्रता है, तो हर तरह से वो स्वतंत्र है, वो चाहे कुछ भी करे। और समता यानी समानता, समानता का अधिकार, सब व्यक्ति जो है समान माने जाए। और भ्रातृत्व यानी भाईचारे की भावना। तो आज का जो आदर्श समाज है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होना चाहिए। लोग आपस में मिलजुल कर रहें, जाति प्रथा के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव न करें। आदर्श समाज में वांछित परिवर्तन की स्वतंत्रता होना आवश्यक है। इसमें सबको मिलकर सबके हितों का संपादन तथा उनकी रक्षा करनी चाहिए। यानी व्यक्तियों को सबको आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए और सभी के हितों की यानी सभी की भलाई करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों में एक दूसरे से दूध पानी के समान मेल और संपर्क रखना चाहिए। जिस प्रकार ऐसा आपस में ऐसे मिलजुल करके रहना चाहिए जैसे यदि दूध में पानी डाल दिया जाए तो आपस में कैसे मिल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। भी ये दूध और पानी भी उनको अलग करना चाहे तो हम नहीं कर सकते, आपस में ऐसे मिल जाते हैं। तो दूध और पानी की तरह ही व्यक्ति को आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र यानी प्रजातंत्र, जिसमें लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया गया शासन लोकतंत्र होता है। ये जो चुनाव होते हैं तो इसमें क्या होता है, हम अपने में से ही किसी व्यक्ति को खड़ा करते हैं और फिर हम खुद जो है मत दे करके उसे मतलब जिताते हैं, वो जीत जाता है। तो हमारे अंदर का ही वो व्यक्ति यानी हमारे समाज में से ही हम एक व्यक्ति को जो है अपना नेता चुन लेते हैं। तो ये क्या होता है, लोकतंत्र, लोगों का लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया गया शासन। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था ही नहीं है अपितु सामूहिक जीवनचर्या की भी एक रीति है। मतलब आपस में कैसे व्यक्ति समूह में मिलजुल करके रहते हैं और फिर जो है वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जाति प्रथा के समर्थक जीवन, शरीर और संपत्ति की सुरक्षा की स्वतंत्रता के अधिकार को तो मानते हैं, परंतु मनुष्य के लक्षण एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने को जल्दी से
तैयार नहीं होते। इसका अर्थ है कि मनुष्य को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न होना और सामाजिक दास्ता में जकड़े रहना, यानी अपना व्यवसाय खुद नहीं चुन सकते, पैतृक व्यवसाय अपनाना पड़ता है। यदि समता के आलोचक मानते हैं कि सभी मनुष्य समान नहीं होते, मनुष्य की कार्य क्षमता 3 बातों पर निर्भर रहती है। शारीरिक वंश परंपरा, नंबर 2 सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा और वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि जो समाज में परंपरा से प्राप्त होता है तथा सभ्य लोगों को जंगली लोगों से अधिक सक्षम बनाता है। तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न। इन तीनों दृष्टियों से मनुष्य समान नहीं होते। अब सभी मनुष्य को एक जैसे थोड़ा ही होंगे कि जिस काम को वो सीखना चाहें उसे सीख लेंगे। किसी की रुचि किसी काम में होती है, किसी व्यक्ति की रुचि किसी काम में होती है। अभी बच्चे भी देखो, कुछ बच्चे पढ़ाई में वो बहुत जो इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े होशियार होते हैं, कुछ जो है पढ़ नहीं पाते, लेकिन वो खेलों में बहुत आगे रहते हैं। तो इस तरह से जो है व्यक्ति की रुचि जिस काम में होगी वो उसी काम को अच्छी तरह से कर सकता है। समान अवसर के लाभ। मनुष्य का प्रथम 2 बातों के आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार उचित नहीं है। इस प्रकार तो जिनको उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति, पैतृक संपदा और व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है, मतलब ये तो आगे निकल जाएंगे। ऐसे ही हो रहा है ना अब, मतलब जिन बच्चों के माता पिता बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, उत्तम उन्हें बहुत अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं, उनकी पारिवारिक स्थिति बड़ी अच्छी है, वो बच्चे तो आगे निकल जाएंगे। पूर्ण सुविधा प्राप्त वर्ग को उत्तम व्यवहार का हकदार मानने का निर्णय निष्पक्ष नहीं हो सकता। मनुष्य में असमान व्यवहार को यदि तीसरे आधार पर उचित माना जा सकता है तो पहले 2 आधारों पर उनके साथ असमान व्यवहार को भी अनुचित मानना चाहिए। अपने सदस्यों को अधिकतम समाजोपयोगी बनाने के लिए उनको आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। अब समता की आवश्यकता क्यों? समता यानी समानता। समता को उचित सिद्ध करने के लिए राजनीतिक पुरुष का उदाहरण देखा जा सकता है। समय और विषय की जानकारी के अभाव में वह अपनी जनता से उसकी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर अलग अलग व्यवहार नहीं कर पाता। उस समय वह सबके साथ व्यवहारिक सिद्धांत अपना कर एक समान व्यवहार करता है। मानवता की दृष्टि से भी समाज को 2 वर्गों में बांटना संभव नहीं है, न वर्गीकरण ही संभव है। वह यह समान व्यवहार इसलिए नहीं मानता कि समाज में सभी मनुष्य समान होते हैं। समता यद्यपि यह कल्याण की बात है, परंतु राजनीतिज्ञ के लिए समान करना ही व्यवहारिक है। यही उसके व्यवहार की कसौटी भी है। तो बच्चों इसके ये 2 थे पाठ, एक तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो अब इसमें कुछ शब्द हैं, पाठ को यदि आप पढ़ोगे तो कुछ शब्द आते हैं ऐसे जिनका शायद आपको अर्थ ना पता हो, तो वो कुछ शब्द मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आता है विडंबना। विडंबना होता है दुर्भाग्य, यानी बड़ी विडंबना की बात है कि आज भी हमारे समाज में जाति प्रथा जो है वो हो रही है। आज भी जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव किया जाता है। तो हम कहते हैं ये बड़ी विडंबना की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। फिर आता है श्रम विभाजन। मनुष्य के पेशे को विभिन्न वर्गों में बांटना। आपत्तिजनक, परेशानी पैदा करने वाला। वर्ग आता है श्रेणी। सक्षम, कार्य करने में समर्थ। क्षमता, सामर्थ्य, यानी कोई काम करने में का सामर्थ्य रखता है या नहीं रखता, उसमें काम करने की क्षमता है या नहीं है। दृष्टिकोण, सोचने और देखने का ढंग। गर्भधारण,
माँ के पेट में बच्चे का आना। अनुपयुक्त, उपयोग के लायक नहीं होना। ठीक है। तकनीक, तरीका या ढंग। अकस्मात, अचानक। ठीक है। अब आता प्रतिकूल। प्रतिकूल होता है या तो विपरीत बोल देते हैं उसको, या हम उल्टा बोल देते हैं। पारंगत यानी चतुर, चालाक, समझ। वैसे तो होता है निपुण, जिस किसी काम में हम पारंगत होते हैं। अब कहते हैं कि हर जो अध्यापक है वो अपने अपने विषय में निपुण है, चतुर है, चालाक है, तो पारंगत है। तो इसमें कई इसके जो हैं हम शब्द ले सकते हैं। स्वेच्छा होता है अपनी इच्छा से काम करना। फिर है एक छोर से दूसरे छोर तक, यानी संपूर्ण, यानी आरंभ से लेकर, शुरू से लेकर के अंत तक। फिर आ जाता है सामूहिक, समूह से संबंधित यानी मिले जुले। पद्धति, तरीका, जीविकोपार्जन, जीने के लिए धन कमाना। फिर आ जाता फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस में जब हुआ था शासन परिवर्तन, यानी तब। ठीक है। उपलब्धि, जो प्राप्त वस्तु। विशिष्टता, एक विशेषता। उसके बाद तकाजा, तकाजा मतलब होता है मांग। फिर आता है नितांत, अत्यंत, अधिक। फिर आता है औचित्य, उचित होना, पाला पड़ना, वास्ता पड़ना या मौका मिलना। तो इस प्रकार से यदि आपको इन शब्दों के अर्थ भी पता होंगे तो आप जब ये पुस्तक में से पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैंने आपको ये सार, इस पाठ का सार समझा दिया है और आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। और यदि नहीं आएगा, एक बार में नहीं आता, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा देखें। थैंक यू।